अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सरसब्ज पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान के बेशतर जो अवाम है उनका ज़रिया मुआश भी ज़राअत से मुंसलिक है। आज इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने अपने दौरान हुकूमत ज़राअत के हवाले से क्या इकदाम किए हैं, हमारे किसानों की खुशहाली के लिए क्या इकदाम किए हैं और इस वक्त हमारी ज़राअत किस कदर बेहतर हो चुकी है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे आज के मेहमान मेरे साथ जो मौजूद हैं उनका मैं तारफ़ करवा दूं। अंजम अली भुट्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया भुट्टर साहब। अंजम अली भुट्टर साहब डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर ज़राअत पंजाब हैं और उनके साथ मिसाली काश्तकार महमूद बुखारी साहब हैं। अक्सर आप देखते रहते हैं ये किसानों की जंग लड़ते रहते हैं, इनसे भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और मेरे तीसरे मेहमान जनाब जमशेद रिजवानी साहब हैं जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ज़राअत पर गहरी नज़र रखते हैं। भुट्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आप डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर पंजाब हैं और आप बेहतर जानते हैं कि इस हुकूमत ने अपने दौर हुकूमत में किन किन पॉलिसियों को पहले से बेहतर किया है और आप क्या समझते हैं कि इस दौरान जो 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है, इस हुकूमत के कौन से बेहतरीन इकदाम हैं जिससे हमारी ज़राअत में बेहतरी आई है। लेकिन मौजूदा हुकूमत के आने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब में ये था कि बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक के वसाइल वाफर मकदार में पैदा किए जाएँ। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी या एग्रीकल्चर की डायरेक्शन सेट की गई, उसकी बुनियाद फी एकड़ पैदावार में इजाफा था, काश्तकार की लागतें काश्त में कमी थी और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट की पोजीशन है उसको बेहतर करना था। और इसी हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी नाफज की गई जिसमें 300 बिलियन रुपए का पैकेज मंजूर किया गया, जो सिर्फ फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के साथ साथ नहीं था बल्कि पानी के बेहतर इस्तेमाल, मशीनी काश्त के फ़रोग और पाकिस्तान की मार्केट लिंकेजेस के ऊपर भी था। उसमें तमाम जो अदारे हैं, तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, वो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर ये 5 प्रोग्राम्स इस वक्त चल रहे हैं। उनका इस एक प्रोग्राम है जी गंदम का, जिसको नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी वीट की बात करते हैं। ये 12 अरब रुपए का प्रोग्राम है। इसमें काश्तकारों को बीज सप्लाई किया जा रहा है, उनको वीडियोसाइट सप्लाई किया जा रहा है, डेमोस्ट्रेशन हैं। नहीं, ये आप सब्सिडी दे रहे हैं? जी, सब्सिडी भी दे रहे हैं, उसकी अवेयरनेस भी है, नुमाइशी प्लाट भी लगा रहे हैं और उसके ऊपर अच्छी R&D भी की जा रही है। ठीक है। इसी तरह शुगर केन का प्रोग्राम है। शुगर केन के अंदर जो बड़ी इस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए तब्दीली की जा रही है, इसमें जो इम्पोर्टेड ट्रांसप्लांटर हैं जॉन डियर के, वो काश्तकार को दिए जा रहे हैं और पिछले साल काश्तकारों ने इसको बहुत अच्छे तरह का रिस्पांस दिया है। इस साल इसमें मजीद इजाफा किया जा रहा है, ऑलमोस्ट 3-4 गुना ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो ये टोटल फ्री दे रहे हैं या नहीं इसमें जी, कुछ पैसे ये ले रहे हैं? बेसिकली 50% सब्सिडी पे है। 50%। 7.5 लाख का ये ट्रांसप्लांटर है और 10 एकड़ एक दिन में काश्त कर लेता है। तो इसलिए इसकी तो चूंकि इम्पोर्टेड है, गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटी नहीं रखी हुई इसके ऊपर, तो इसलिए ये अच्छी एक फैसिलिटी इस प्रोजेक्ट के जरिए काश्तकार को है। ठीक है सर। इसके अलावा बाकी जो एग्रीकल्चर प्रमोशन प्रोग्राम्स हैं, इसके साथ राइस का प्रोग्राम है, उसमें भी राइस ट्रांसप्लांटर दिए जा रहे हैं, वाकिन है, दूसरा जो मोटराइज होता है 6 रो और 8 रो नर्सरी मशीन्स हैं, ताकि उसमें भी बेसिकली टारगेट शुगर केन में भी ये था कि इसकी फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इसको मैकेनाइज प्लांटिंग पे लिया जाए ताकि इसके पौधे पूरे हो जाएं। इसी तरह मशीनी काश्त में भी ये है कि आप मशीन की काश्त करें ताकि ये बैक ब्रेकिंग चोपे लगाने वाला काम खत्म हो जाए। और इसके बाद एक प्रोग्राम पल्सेस का आ रहा है जिसमें थल को स्पेसिफिक भी फोकस किया जा रहा है। थल में हम सोलर ट्यूबवेल दे रहे हैं और उसके साथ मशीनरी दे रहे हैं और मूंगी, माश और बाकी दालें जो उनको सब्सिडी दे रहे हैं। और आज भी जो एप्लीकेशन हैं, अभी सोलर की कुरानंदाजी ख़त्म हुई है और इसकी जो दाल की सब्सिडी की अखबार में इश्तिहार है वो 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कपास का इससे भी बड़ा मेगा प्रोग्राम है। जब ये नेशनल इमरजेंसी के प्रोग्राम थे तो बहुत सारे लोगों का एतराज़ था कि शायद इसमें कॉटन मिस कर दी गई है। कॉटन उसमें मिस नहीं हुई थी। कॉटन के ऊपर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जारी थी और कॉटन के लिए सेपरेटली एक प्रोग्राम 600 मिलियन का अरेंज किया गया पंजाब के अंदर, जो CCRA इसको हेड कर रही है, जिसमें कंप्लीट पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। इसमें PB रोप्स के ऊपर इस साल हम 1.5 लाख एकड़ के ऊपर पंजाब में सब्सिडी दे रहे हैं और जो PB रोप पिंक बोलवर्म के लिए ये मशीनें बना रहे हैं, मशीनों की का जो टिंडे तोड़ने वाली और काटने वाली मशीन है। इसके अलावा वाइट फ्लाई के ऊपर 4.4 बिलियन की सब्सिडी अनाउंस है।
इसके अलावा कॉटन के लिए आप बता रहे हैं? कॉटन के लिए, ठीक है सर। इसके लिए इस साल 2.3 बिलियन की कॉटन के ऊपर सीड की सब्सिडी आ रही है। फेडरल गवर्नमेंट उसको ये देख रही है कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी आए ताकि अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ लिंक किया जाए। इसके अलावा जो कॉटन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और स्पेशली सीड रेगुलेशन के ऊपर और पेस्टिसाइड क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर जो रेगुलेटरी रिजीम्स को बेहतर किया जा रहा है वो इसके अलावा है। बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट का फोकस ये है कि पाकिस्तान के अंदर काश्तकारी के हालात बेहतर हों। और आपने देखा है कि इस मक्की जो है उसका काश्तकार को क्या रेट मिला, सब्जियों की क्या पोजीशन रही, आलू की पिछले साल क्या पोजीशन रही, राइस की क्या पोजीशन रही। पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा चैलेंज किया ये था कि हमारे जो कमर्शियल काउंसिल पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट करें। और इसीलिए पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान ने अपना माल न सिर्फ बाहर बेचा है, जो उससे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के मसाइल ओवरऑल, मैं कॉटन स्पेसिफिक बात नहीं करता कि उसका तल्लुक क्लाइमेट चेंज के साथ है और बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप बाकी ओवरऑल एक क्रॉप का अहाता करें और पंजाब के हद तक देखें तो पंजाब ने इस साल रिकॉर्ड राइस पैदा कर दिया। 53 लाख टन राइस कभी भी पैदा नहीं हुआ पंजाब में। ठीक है। आपके पास इस साल कमाद की अच्छी पैदावार है। ठीक है। और कमाद की मैं बात करूंगा कि जिमीदार ने कमाद के को बहुत ज़्यादा तेज अडॉप्ट किया है। आज 10 साल के अंदर को 250 मन फी एकड़ पैदावार पंजाब में बढ़ गई है। कमाद की मैं बात करूंगा। ठीक है। राइस की पैदावार बढ़ी है, उसकी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मक्की की पैदावार बढ़ी है और बाकियों में भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सारी का हल नहीं है। अच्छा भुट्टो इसके साहब, लिए आपने मैं मजीद भी काम किया जा रहा है। एक बात मैं करूंगा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि ज़राअत की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। कौन सी मेजर क्रॉप है जो हम अपने किसानों को बता सकें कि जिसके एक्सपोर्ट देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा फोकस है वो है फ्रूट एंड वेजिटेबल के एक्सपोर्ट का, जिसकी $700 मिलियन की एक्सपोर्ट थी। ठीक है। आपने पिछले साल देखा होगा कि $50 मिलियन से मैंगो की $70 मिलियन तक एक्सपोर्ट हुई है, जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। ठीक है। इस साल किन्नू की एक्सपोर्ट चल रही है। कोविड के सिचुएशन के बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो किन्नू है पूरी तरह एक्सपोर्ट हो रहा है। मुल्तान के अंदर से डीपीपी अपने सर्टिफिकेट मैंगो के इशू कर रही है, इसलिए कि यहाँ के मकामी मिनिस्टर थे, उन्होंने यहीं से सर्टिफिकेट इशू करवाए। अब सिट्रस में भी बलवाल से, उसमें पोटैटो में आपके क्या दीपालपुर से डिसेंट्रलाइज कर दिया फेडरल गवर्नमेंट ने, ताकि लोगों के लिए कोई एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो, वहाँ से जाके लोगों के एक्सपोर्ट बेहतर हो। इस तरह जो वैल्यूएडिशन है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। आज आप कर्जा लें, उसका जो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। आज 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की पैसे गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। ये स्कीमें पहले नहीं थी, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश की है, लेकिन इसके सम्राट आपको ऐसा ऐसा नजर आने शुरू होंगे। हमारे साथ मिसाली काश्तकार महमूद बुखारी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है भुट्टर साहब ने, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर्स हैं और बना रहे हैं और चीज़ें देखते भी हैं, फील्ड में भी जाते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया है कि इस तरह की चीज़ें बेहतरी आ रही है, तो इससे तो इस तरह की महंगाई और ये सूरत हाल जो इस वक्त है, इससे हम जल्दी निपट लेंगे। आप क्या समझते हैं? बुनियादी तौर पर अब ये डिबेट होनी चाहिए कि ज़राअत हमारा इस मुल्क का सबसे बड़ा सेक्टर है जो हमेशा से इग्नोर रहा है। ठीक है। आप माने ना माने, चूँकि भुट्टर साहब ज़ाहिर है सरकारी आदमी हैं, तो इन्होंने सरकार के हवाले से जो बातें की हैं, लेकिन जो मेरे साथ जो बीतती है, मैं वो जब तक बताऊंगा नहीं, एक डॉक्टर को आप मर्ज ही नहीं बताएंगे तो वो उसका इलाज नहीं करेगा। अब अच्छाई की बात आप ये देख लें, देखें इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मैं नहीं कहता, वो कहता है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। गंदम आपने पिछली दफा बाहर से मंगवाई, कॉटन आप बाहर से मंगवा रहे हैं, चीनी आप बाहर से मंगवा रहे हैं, कुकिंग ऑयल आप बाहर से मंगवा रहे हैं। और कुकिंग ऑयल तो फ़खर इमाम साहब खुद एक मीटिंग में मैं भी था, उन्होंने बताया कि 75% हम बाहर से मंगवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब जो हमारा बुनियादी तौर पर मैं नुक्ता बता दूं कि ज़राअत का जो एक महकमा है, उसके ऊपर जब तक गवर्नमेंट फोकस नहीं करेगी, उनको मराहत नहीं देगी, उस डिपार्टमेंट की तरफ तवज्जो नहीं देगी, तो हालात में बेहतरी जो है वो उतनी तेजी से नहीं आएगी जितनी तेजी से गवर्नमेंट चाह रही है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह
मुंजी का कहा, रिकॉर्ड पैदावार हुई, मगर किसान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उसमें। अब मैंने तो अपनी ज़रूरियात के ताबे उसको बेचना है, ठीक है, मैंने डीजल वाले के पैसे देने हैं, मैंने खाद वाले के पैसे देने हैं, मैंने अपनी बेटी की फीस देनी है, मैंने बेटी की शादी करनी है, मैंने कोई बीमारी है, कोई इलाज करना है। मैं तो फसल आई और जिन्होंने मुझसे लेना होता है वो आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो कोई इस तरह मार्केटिंग का मैकेनिज्म नहीं है सही तौर पे, जो कि गवर्नमेंट को उसमें लॉ में तब्दीलियाँ लानी होंगी। तो तब जाकर आपको, मेरे में इतनी सख्त नहीं है कि मैं उसको रोक लूं, मैं होल्ड कर लूं कि मैं बेहतर टाइम की मैं तलाश में हूं कि जब वो आए, क्योंकि ये आप समझते हैं कि मार्केटिंग किसान का बड़ा मसला है? बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अब उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा जो काम किया है, जहां पे मैं गवर्नमेंट की जो कमियां हैं या कोताहियां हैं वो गिनवा रहा हूं। एक जो शुगर केन के हवाले से, और उस जो 2020 उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है, आप यकीन करें कि वो एक तारीखी काम किया है। अच्छा, ये वो इमरान खान की, जी अच्छा, बिल्कुल। मैं कहता हूं कि मैं उसमें क्या हर अच्छी अपने बात है, प्रोग्राम हमारे में किसानों को बताएं, क्या उसमें खूबसूरत ये बात है? था कि किसान का इस्तेहसाल होता है और हर फसल में होता है। ठीक है, आप ये देखें कि अगर आप गंदम को भी ले लें तो 20 मन गवर्नमेंट खरीद करती है, ठीक है, अगर सपोज उसकी पैदावार जो है वो 50 मन आती है या 40 मन आती है, बाकी जो सरप्लस है वो मैं इस माफियाज के सर पे होता हूं कि वो जिस तरह चाहे मुझसे नोच के ले जाए मुझसे। तो मेरी ये था कि गन्ने के अंदर, क्योंकि वो ताकतवर लोग थे जी बिल्कुल ठीक है, और कोई हुकूमत जो है, और वो खुद हुकूमती लोग हैं, बल्कि होते नहीं हैं अब भी, लेकिन कोई हुकूमत जो है वो ये जुर्रत नहीं करती थी, क्योंकि इमरान खान जो है वो ना तो उसकी कोई अपनी इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है, हम आप समझते हैं तो ना कि वो ही बेबाक वज़ीर है आज़म की कोई ठीक है, वो जागीरदार है या सरमायादार है, ठीक है, तो इसलिए शायद उन्होंने ये कदम उठाया है कि उसके अंदर उन्होंने ये किया कि एक तो टाइम के ऊपर चलाई, ठीक है, और जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि गंदम के बहरान पे काबू पाने में मदद मिलेगी। आज भुट्टर साहब इसकी बेहतर वो बता सकते हैं कि 1,80,00,000 और पाकिस्तान में जो है वो गंदम की बिजाई होगी, वो क्यों हुई कि टाइम के ऊपर तकरीबन 1,65,00,000, ठीक है। पैसा। अब उसके अंदर क्या हुआ कि गन्ना वक्त के ऊपर शुरू हुआ, ठीक है, जो हमारे ये शुगर मिल के जो दोस्त हैं वो ये कह रहे थे कि जी वो 3 चीजें एलिगेशन लगाते हैं हुकूमत के ऊपर कि जी आपने जो है बिफोर टाइम ये शुरू किया है और इसकी वजह से जो है वो चीनी की पैदावार कम हुई। ठीक है, गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं, वो हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। 10 नवंबर को मिल्स चली, 6 नवंबर की फैसलाबाद की जो जरी यूनिवर्सिटी है वहां की लैब ने उसका शुगर कंटेंट मिठास चेक की, वो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, वो जिस रेट के जिस मिठास पे मेरा रेट बनता है उससे वो कहीं ज्यादा थी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि मिडल मैन जो है उसका किरदार है, ये बात भी उनकी गलत है। और ये हुकूमत उस दबाव में आके उन्होंने, वो मिडल मैन नहीं है, मुझसे ये कम से कम रेट होता है। सपोर्ट प्राइस का ये मकसद नहीं है कि उसके ऊपर जो है वो किसान देने पाबंद है, अगर उसको जायद कीमत मिलती है उसको भी फायदा उठाना चाहिए, कोई फायदा उठाना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दबाव देकर वहां सिंध बॉर्डर जो है वो बंद कराया, इन्होंने नाहक जो है वो किसानों के ऊपर तशद्दुद किया और पर्चे दिए, जो कि हमने ऊपर ये बात पहुंचाई कि ये अमल दुरुस्त नहीं है। किसान को अगर फायदा, मेरी फसल इफ्तिखार साहब मेरी मर्जी, यार मुझे इतना तो हक हासिल है ना। और फिर आर्टिकल आपका 25 कहता है कि आपकी सूबाई नकलो अमल पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर मुंजी बलोचिस्तान से आ सकती है पंजाब में या चीनी यहाँ से वो जा सकती है, तो ये कौन सा जुर्म है कि भाई किसान उधर जाता है। एक और मैं अर्ज कर दूं कि इस ऑर्डिनेंस की वजह से कि अगर कोई बिल वाला ज्यादती करेगा तो 50 लाख, मिसाल लेट चलाता है, 50 लाख रुपए यौमिया जुर्माना बिल्कुल ऐसे। और इस बात पे हम खिराज तहसीन पेश करते हैं
वजीर आजम को भी और वजीर आला को भी। ठीक है। और फिर ये अपनी बात पे कायम रहे, इसके बावजूद कि उन्होंने हालांकि ये प्रेशर भी कहा। था, आप ठीक कहते हैं। तीसरी बात ये जो है कि चीनी जो है ये मार्केट में मांगी। मेरे पाकिस्तानियों को यहां रिवाज ये रहा है कि गंदम सस्ती, आटा महंगा, गन्ना सस्ता, चीनी महंगी। गुजारिश ये है कि इन्होंने 10 नवंबर से लेके तकरीबन 20 मैं कहता हूं कि 15 जो है वो बुखारी साहब, मैं यहाँ एक छोटी सी दिसंबर बात, तक। एक छोटी सी बात, जी। आप कैसे कहते हैं कि किसानों को गन्ने का रेट नहीं मिल रहा? हाँ जी, मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने 10 नवंबर से लेके तकरीबन 15 दिसंबर तक, आप ये देखें 20 दिसंबर तक इन्होंने रेट 200 के हिसाब से गन्ना खरीद किया। ये रिकॉर्ड की बात है। 200 के हिसाब से इन्होंने गन्ना खरीद किया और चीनी वो बनी। ठीक है, महंगे करने का कोई जवाब नहीं, सिवाय के ये हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई अभी तो वो चीनी बनी है, वो चीनी मार्केट के अंदर आई है जो आपने मुझसे गन्ना और जो ये कहते हैं कि हमने ज्यादा दिया है एक अंदाजे के मुताबिक और एवरेज उसकी 220 रुपए जो है वो बनती है, इससे बढ़ के नहीं बनती। आप चेक करवा लें, गवर्नमेंट के पास भी आदादो शुमार होते हैं। तो शुगर मिल वाले ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमें हमारा हक है। हम तो भुट्टो साहब को मौजूद है उस मीटिंग के अंदर, मैं भी था, तो हमने तो 350 रुपए के लिए जो वो मांगा था कि हुकूमत को, अगर शुगर मिल वाले 4 माह में अरबों रुपए नफा कमाते हैं तो किसान का हक नहीं है कि जो किसान है वो जो है उसको एक अच्छा नफा हो, कि वो भी एक अच्छा खाए, अच्छा पहने, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, अपने बच्चों का अच्छा इलाज करे। बिल्कुल उसका हक है। जमशेद रिजवानी साहब, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं, ज़राअत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, आप इसमें आप क्या समझते हैं कि हमारे किसान को किस हद तक और कब तक फायदा होगा, इसका आम इंसान को कैसे, आम आवाम को कितना फायदा होगा? देखिए, अभी जैसे बुखारी साहब बात कर रहे थे इफ्तिखार साहब कि किसान को फ़ायदा होना चाहिए, हम सबका मकसद भी यही है बात करने का, और वो खुशहाल होगा तो हम हुकूमत पर भी प्रेशर कम होगा और आम आदमी को उसका बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन अहम बात यह है कि हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं आम तौर पे बहुत सी चीज़ों पे, लेकिन जैसे भुट्टर साहब ने कहा और कुछ चीज़ें बताई कि किन डायरेक्शंस पे हुकूमत सोच रही है, वैसे हम पिछले साल देखें और अब नया साल इस उम्मीद से शुरू हुआ है, तो उसमें लगता यह है कि सिवाय कॉटन के काश्तकार के बाकी काश्तकारों को जो मुख्तलिफ फसलों में इन्वॉल्व हैं उन्हें कहीं हद तक सांस लेने की मोहलत मिली है, उनमें एतमाद आया है, हमें ये मानना पड़ेगा। देखिए, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात कर रहे थे भुट्टर साहब, बिल्कुल फ्रूट एंड वेजिटेबल आप देखें कि जो भी इसमें छोटा फार्मर इन्वॉल्व था उसने बिल्कुल कमाया है, और जो पिछले सालों में उसका प्रेशर था वो उसका, इस तरीके से फ्रूट एंड वेजिटेबल में लोग गए हैं। इसी तरीके से गंदम में, कमाद में, राइस में जो भी ग्रोअर इन्वॉल्व है वो बिल्कुल पुरएतमाद है, आगे भी देख रहा है, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो सिर्फ कॉटन एक बड़ा चैलेंज है। भुट्टर साहब ने उसकी तरफ निशानदही भी की है कि यकीनन वो आगे आने वाले दिनों में भी, आने वाले महीनों और सालों में कॉटन की जो फसल है उसको कैसे हमने आगे दोबारा पुरानी सतह पर लेकर जाना है, यकीनन वो एक चैलेंज है कॉटन ग्रोअर्स के लिए और ज़राअत के लिए, और उससे मुतल्लिक़ जो रिसर्च के इदारे हैं। क्लाइमेट चेंज की बात की है, उस क्लाइमेट चेंज से को निपटने के लिए भी, उसका सामना करने के लिए भी बहरहाल हमें अपने R&D को ही आगे लेकर जाना पड़ेगा। इस पर हमारे यकीनन साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है और रेवोल्यूशनरी स्टेप लेने की बहरहाल हुकूमत को ज़रूरत पड़ेगी। ख़ास तौर पे जब हम सीड की बात कर रहे होते हैं, भुट्टर साहब अक्सर पॉइंट आउट करते रहते हैं और भी साइंटिस्ट के, कॉटन को अब सिर्फ एक अच्छा सीड बचा सकता है, एतमाद। उस सीड के लिए क्या स्टेप्स हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे मकामी बीज कौन सा है, वो क्या हैं, हमारे मकामी इदारे और मकामी साइंटिस्ट क्या दे रहे हैं, कौन सा पोटेंशियल है, उन्हें इनकरेज करने की ज़रूरत है और इसके साथ फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। साथ साथ आपको सीड की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आपको बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। उसके लिए ज़ाहिर है काश्तकार तंजीमें हों, ज़राअत हो और मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग हों, उनका ये जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत को कन्विंस करें कि उन्हें इस तरफ रेवोल्यूशनरी स्टेप की तरफ जाना पड़ेगा कॉटन सीड के हवाले से। मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा, जिस तरह भुट्टर साहब ने कहा कि हमारी एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है
पहले तो हम ये समझते थे कि सिर्फ कॉटन जो एक्सपोर्ट थी उसको हम समझते थे कि इससे हमारी मैशत बेहतर हो रही है, तो आप क्या समझते हैं जिस तरह इन्होंने कहा कि मैंगोस या हमारा सिट्रस या और भी जिस तरह वेजिटेबल का एक्सपोर्ट हो रहा है, इससे हमारी मैशत को भी बहुत फायदा होगा, और जिस तरह इन्होंने कहा कि राइस की एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि राइस की एक्सपोर्ट बढ़ेगी? देखिए बिल्कुल बढ़ रही है और बढ़ेगी भी। सही एतमाद, फिर वही बात है कि आप कमा रहे हैं तो एतमाद आएगा, आप अपने आप की टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएंगे, आप अपने आप को वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे, आप राइस के अलावा दूसरी फसलों की तरफ भी, सब्जियों फलों की तरफ भी आप जब जाएंगे तो आपको वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे। आपको हुकूमत मुझे लगता है कि कन्विंस है कि एक्सपोर्ट्स चीज़ें उस वक्त होंगी जब आप दुनिया की चीज़ों को मीट कर रहे होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे होंगे। उसके लिए हुकूमत और हमारा ग्रोअर दोनों को इस तरफ जाना पड़ेगा कि वो उन रिक्वायरमेंट को सामने रख कर अपनी कास्ट की टेक्निक्स को और प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, और फिर जब हम वैल्यू एडिशन में जाएं तो हम उनकी ज़रूरत पूरी इस तरीके से कर सकते हो जैसे चाइना बहुत सी चीज़ों को आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। तो ये कोविड के बाद हम समझ रहे थे कि शायद एक मुश्किल वक्त होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक टाइम विंडो मिला है, हमारे एग्रीकल्चर को ज़्यादा टाइम विंडो मिला है, और उसकी इस दफ़ा जैसे मैंगो की बात की भुट्टर साहब ने, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। इस तरीके से हमारा इस वक्त जो राइस है उसको चाइना मांग रहा है, चीज़ें कर रहा है। तो ये मेरा ख्याल है पोटेंशियल मौजूद है, आप डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप एतमाद के साथ आए। हुकूमत बिल्कुल अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं, अपनी पॉलिसीज हैं, उस पर खुलकर सामने, और एतमाद में लेने के बाद ग्रोअर्स को एतमाद दें, वो डिलीवर करने को तैयार है, मेरा ये ख्याल है। सर ये बड़ी खूबसूरत बात की है जमशेद साहब ने कि जो किसान है उसको आप सपोर्ट करें, ताकि वो तो करने को तैयार है और कर भी रहा है, पैदावार भी आप कह रहे हैं बढ़ रही है, तकरीबन तमाम जितनी फसलें कोई काश्त कर रहा है तो उसकी हर साल से पैदावार में इजाफा होता जा रहा है। और आपने कहा कि इस दफ़ा दालों पर भी आप बड़ा खर्च कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्योंकि आप पॉलिसी मेकर्स हैं और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किन किन चीज़ों की किल्लत है, और हुकूमत को भी आपकी हेल्प की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अवाम महंगाई का बड़ा शोर कर रही है, दालें महंगी हो गई हैं, घी महंगा हो रहा है। यकीनन हम एक ज़राई मुल्क हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस बार आपने एक बड़ी रकम मुख्तस की है, तो इससे यकीनन फ़ायदा होगा और महंगाई भी कम होगी। दालों देखिए जी, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ी मुस्बत बात चल रही है। इस हुकूमत का जो बुनियादी फोकस बीज के ऊपर है, और बीज की हम सैंक्टिटी बहाल करने के लिए हर हद तक हुकूमत जाने को तैयार है। अच्छा, जा रही है, ठीक है। हुकूमत का ख्याल है कि बीज वो जो बैग्ड, टैग्ड और लेबल हो, ठीक है, जिसके पूरे सोर्स हों, और जो दुनिया जिसको बीज कहती है और जिसको कानून बीज कहता है वो हो। और 2015 के अंदर जो एक्ट बनाया गया, ठीक है, 2016 में उसके रूल्स बने, पाकिस्तान में प्लांट बेस्ड राइट्स आ गए, वो अमल दरामद इसके ऊपर बहुत कम हुआ, और आज बीज के नाम के ऊपर बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। आपको पता है गवर्नमेंट इसके ऊपर ना सिर्फ जिन्सों के बीज की, बल्कि मैं फ्रूट की बात करूंगा, ठीक है। कानून कहता है कि आप नर्सरी रजिस्टर्ड नर्सरी के बगैर कोई पौधा नहीं बेच सकते, ठीक है। कानून कहता है कि आप डीलर की दुकान के अलावा बीज नहीं बेच सकते, ठीक है। ये कानून की मैं बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट चाह रही है कि इसके ऊपर 100% जाए, ठीक है, ताकि काश्तकार को बीज के ऊपर मुकम्मल एतमाद हो, किसान के साथ धोखा ना हो, ठीक है। काश्तकार को बुनियादी आप मैंगो लेना जा रहा है तो उसको पता हो कि मैंने कौन सी वैरायटी ली है। अगर गंदम लेने जा रहा है, अगर वो गंदम लेने जा रहा है तो उसको पता हो किससे ली है, क्या बीज लिया है। अगर उसने गुआवा लगाना है, अमरूद लगाना है, क्योंकि वैल्यू एडिशन, अगर आपने एक पिलर तैयार करना है मुल्क के अंदर हार्टिकल्चर की या वैल्यू एडिशन की बात करनी है, आज आप पौधा लगाते हैं, आपको 3 साल के बाद पता लगता है इसको लागी कुछ नहीं था, ठीक ही नहीं था, आप लिया किधर से। इसलिए तमाम नर्सरीज को, पंजाब गवर्नमेंट का एक अपना प्रोजेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट उसमें शामिल है, क्योंकि आज फेडरल एंड प्रोविंशियल सेम पेज पे काम कर रहे हैं। तमाम नर्सरीज को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बंदे को रजिस्टर करें, और अगले कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि ये कानून पूरी तरह अमल दरामद होगी कि कोई बंदा रजिस्टर्ड नर्सरी के बगैर पौधा नहीं बेच सकेगा। अच्छा। इसी तरह बीज की दुकान पे बिकेगा, ठीक है। इसी तरह मैं बात करूंगा कि जब हम दालों की बात करते हैं तो दालों को एक नेशनल प्रोग्राम के तौर पर देखा जा रहा है। हम नेशनल, मैं चूंकि पहले इस्लामाबाद में भी था तो ये प्रोजेक्ट मैंने डिजाइन किया था। हमारे यहाँ चने का स्कोप है, हम चने के ऊपर बिग वे जा रहे हैं, मूंगी पे जा रहे हैं, हम लेंटल और माश
और इन फसलों को करक में, डेरा इस्माइल खान में, उसमें जाफराबाद में, जटपट में और दादू में और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में जो इनका मौजूद इलाका है, ज्यादा बड़े इलाके में लगा के बीज बेहतर बना के वहां से लाके अपनी पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन शुरू हो गई है। एक तरफ तो हम कहते हैं कतरा कतरा आपाशी, और दाल तो होती है कमजोर जमीन में है, जब आप पानी के वसाइल देंगे दाल कहाँ पे होगी, तो इसलिए उसको वहां से निकाला जा रहा है। पंजाब के अंदर जो 5 नहीं, आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप जोनिंग की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो जोनिंग रहा की है? तरफ भी जा रहे हैं, और क्योंकि क्रॉप जोनिंग आम नेशनल किसान की इस वक्त डिमांड है हम कि नेशनल आप क्रॉप जोनिंग करें। हम सर नेशनल लेवल के ऊपर ऐसे एरियाज में जा रहे हैं जहां से जिम्मेदार की खुशहाली भी मुमकिन है और वहां से दालें भी मुमकिन है। अच्छा बुखारी साहब, आप मैं जरा थोड़ी सी बात को कंटिन्यू करूं। करें जी सर। ऑयल सीड के ऊपर अभी बात हुई थी जी। ऑयल सीड में हम सनफ्लावर और कैनोला को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। और उसके ऊपर हमारा 5 अरब का प्रोग्राम है, और आज सनफ्लावर के ऊपर 5,000 रुपए बीज के ऊपर सब्सिडी है। आज 3700 रुपए के ऊपर लोग कमिटमेंट करते फिर रहे हैं कि सनफ्लावर के ऊपर हैं। डेरा गाजी खान नवीन में पिछले 3 दिन से हम मौजूद थे। 1 लाख का हमारा टारगेट है, और हम इस साल उस टारगेट को बड़ी आसानी से अचीव करेंगे। सनफ्लावर में, कैनोला में भी हमारी कोशिश है, ना सिर्फ ब्रीडिंग में। ठीक है, जो बुखारी साहब ने बात की इसके ऊपर भी गवर्नमेंट की बड़ी डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। बुखारी साहब से मेरा एक सवाल है। बुखारी साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। यकीनन किसान को हुकूमत कहीं भी तनहा नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि किसान खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है। सारी बात है, पूरी आवाम का जो अनाज है वो हमारा किसान पैदा करता है, तो किसान की बेहतरी हमारी बेहतरी है। अब आपकी बात थी गन्ने का रेट ठीक नहीं मिल रहा, आपने कहा कि गंदम का रेट भी ठीक नहीं मिला। इस वक्त जो है ना ज़मीनों के ठेके वो बड़े आसमान पे चले गए हैं। अगर किसान को नुकसान हो रहा है इस वक्त, मेरी इत्तला के मुताबिक 80,000 रुपये फी एकड़ भी लोग रकबा ठेके पे लेके काश्त कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? आखिर उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इतनी महंगी ले रहे हैं? जी, मैं फराज साहब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। पहले बड़ी अहम डिस्कशन रिजवानी साहब ने भी और भुट्टो साहब ने भी की। जो बुनियाद है, बेस है, आप ऊपर जितना मर्जी स्ट्रक्चर खड़ा कर दें और बुनियाद आपकी कमज़ोर हो तो वो चीज़ कभी भी कामयाब नहीं होगी। बीज जी, मैं भी भुट्टो साहब भी, हम यही ये जो आपकी मुल्तान की यूनिवर्सिटी है, हम यहाँ पे थे बीज के हवाले से। अब जहाँ पे कोताही है, मैंने कहा ना कि हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। बीज देखें कि उसको बनाने में मेरे ख्याल का 5 से 6 साल का अरसा दरकार होता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब बुनियादी तौर पर हमारी जो हुकूमत की जब तक इदारों पे तवज्जो नहीं होगी, मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन की जो हालत ज़ार है, अगर वो आप देख लें, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से वज़ीर आला से ये दरख्वास्त करूँगा कि उस तरफ तवज्जो दें। आपके खानेवाल में 6,000 एकड़ जो है उस पे जो है मुजारिन काबिज हैं, जो पंजाब सीड कॉरपोरेशन की है, मिल्क है। अब जब इदारों को इस तरह तनहा छोड़ दिया जाएगा और इदारों पे तवज्जो नहीं दी जाएगी, पहले ये खुद अपना बीज बनाते थे, अब वो लोगों से लेते हैं, कितना अमला उनके पास है। आप समझते हैं? हाँ, ये इस तरफ मैं थोड़ी सी आपको ये टच दी। दूसरी चीज़ जो भुट्टो साहब ने फरमाया कि कैनोला और जो दूसरी चीज़ें बीजने में, अब हमें हमारी मुल्क की ज़रूरत है 15 लाख एकड़ के ऊपर अगर ये लगे तो हमारे वो जोनिंग की जो बात आप कर रहे थे वो बहुत अच्छा इकदाम है अगर हुकूमत उस तरफ जाए। अब जिस तरह जिला रहीमिया खान है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस तरह भुट्टो साहब ने भी कहा कि करक में, जाफराबाद में या दीगर जगहों पे अब 15 लाख एकड़ कोई बड़ी चीज नहीं है। आपका मुल्क ऑयल में खुद कफील जो हो जाएगा। मैं कहता हूं कि एक जिम्मेदार के जिम्मे और कानून बना दें कि 500 पौधे वो लगाए, ठीक है, तो वो ये जरूरत पूरी हो सकती। बात वही तवज्जो देने की है। तो हम ऑयल में भी बड़ी जल्दी जो है वो 5 सालों जरी एमरजेंसी, मैं कहता हूं इमरान खान से ये दरख्वास्त करते हैं हम कि जरी एमरजेंसी लगाएं, जिस तरह बाकी शोबाजात को नाफिज कर चुके हैं। नहीं नाफिज कर चुके। चलिए इस पर भुट्टो साहब से पूछते हैं। जी, नाफिज कर चुके। ये आप देखें कंस्ट्रक्शन के शोबे को वज़ीर आज़म ने उठाया, वो नजर आ रहा है कि 31 दिसंबर को उसकी डेट खत्म हुई, ऑर्डिनेंस को दोबारा उन्होंने जारी कर दिया, नजर आ रहा है। मैं कहता हूं कि कंस्ट्रक्शन का जब तक वो घर तामीर होगा वो जरूर रोजगार मिलेगा। जब वो बन जाएगा
तो वो एक डंप है, अपनी जगह पे खड़ा है। ज़राअत एक ऐसी चीज है, क्योंकि वजीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं रोजगार देना चाहता हूं। वजीर आज़म साहब ने 2021 को जो है वो भूख मिटाओ का साल करार दिया है। अब ये बीएन उस वक्त पूरा होगा रोजगार का भी। आप देखें, पिकिंग मजदूर करता है, कटाई मजदूर करता है, और आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो ज़राअत के शोबे से ही रोजगार लोगों को मिलता है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री देख लें आप, फ्लोर मिल देख लें, जिनिंग देख लें, टेक्सटाइल देख लें आप, शुगर देख लें आप, दीगर जो है वो सनतें देख लें, तो ज़राअत से मुंसलिक है। अगर आपको ये नहीं मिलेगा, जो ज़राअत में बेहतरी नहीं आएगी, तो ना रोजगार में बेहतरी आएगी और ना ही वो, जब तक ज़राअत को नहीं उठाएंगे मुल्क नहीं उठ सकता। जब तक हुकूमतें इस चीज को ओन नहीं करेंगी और ज़राअत डिपार्टमेंट को ये डिप्टी कमिश्नर्स के ताबे कर देते हैं, यार वो इनको और कामों में लगाता है। मैं खुद उन मीटिंग में बैठा हूं, इनको जो कोई और इधर उधर का काम होता है वो ज़राअत वालों को पकड़ के भी उधर भेज देते हैं। अब वो और मिल, अगर वो उस दायरे के अंदर रह के, जबकि हमारी शुगर मिल वो इतनी इनहांस हो गई कि जिस तरह कहते हैं ना स्टेट विद इन स्टेट कायम है, तो वो एक शुगर मिल के साथ जुड़ी 2-2, 3-3 शुगर मिलें उसी जगह पे लग गई हैं, इसलिए जरूरत। अच्छा, इससे वो क्रॉप जोनिंग वाली जो बात जमशेद साहब कर रहे हैं, वो भी उसको भी नुकसान हुआ। बिल्कुल, आप रहीमिया खान और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को देख लेना आप। एक ही मतलब ये हल आप कर सकते। अच्छा, दूसरा एक आपका सवाल था कि मुस्ताजरी के हवाले से। जी, मैं आपके सामने बैठा हूं, हमारा मुस्ताजर भाग गया, इस दफा मेरी जमीन मुस्ताजरी नहीं चढ़ रही। कुछ मैंने मुस्ताजरी दी हुई, कुछ मैं खुद काश करता हूं। उसकी वजह यही है कि उसके अखराजात पूरे नहीं होते। अब डीएपी देखें कि अभी बढ़ गई है, वजीर आजम साहब ने ऐलान किया था, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं पॉलिसी साज इफ्तिखार हसन साहब, ये बदकिस्मती है कि वहां ज़राअत लवर नहीं बैठे। मैं सच्ची बात आपको कहूं, ठीक है, वहां ज़राअत लवर नहीं बैठे। वहां पे आप ये देखें कि डीएपी ठीक है, उसका बाहर से ताल्लुक है, दुनिया से बाहर से वो आती है, वो प्रोडक्ट है। वो सब जो मुल्क है वो किसानों को सब्सिडी देते हैं और उसमें जो है वो इजाफा बतदरीज होता है। अब ऐलान किया मेरे ख्याल 62 अरब की सब्सिडी का पिछले जून में वज़ीर आज़म साहब ने, और अभी जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हो पाया। बाकी जितनी सनत में बिजली को फायदा देने की बात की उनको मिल गया। कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो उन्होंने मराद का ऐलान किया वो उनको मिल गया, लेकिन ज़राअत ही रह गई कि जिस पे जो है वो अमल दरामद नहीं हो सकता। ये आपके सवाल का जवाब भुट्टो साहब से लेते हैं। भुट्टो साहब, ये बड़ी अहम बात है कि जब मकसद है कि इनकी बात दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया, आपने पॉलिसी भी बना दी, तो इनकी बात ठीक है कि आम जो किसान है इसको इस माफिया से कब जान छूटेगी, क्योंकि आपकी कंट्रोल रेट और है और मार्केट में रेट और है। देखिए जी, पहली तो बात है कि जितने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो प्राइस मजिस्ट्रेट होम डिपार्टमेंट की तरफ से डिक्लेयर हैं, और कोई 1,70,00,000 से ज़्यादा के तो हम जुर्माने अभी रिसेंटली कर चुके हैं। अच्छा, डीएपी की जो प्राइसेस हैं वो इनिशियली जब हम गंदम काश्त कर रहे थे तो उस वक्त कंट्रोल में थी। गवर्नमेंट की कोशिश थी कि जो इस वक्त चाइना के अंदर कुछ डीएपी के प्लांट्स बंद होने से या कोविड की लॉकडाउन की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इम्पैक्ट ना आए, लोगों के पास स्टोरेज भी थे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 500 रुपये फी बैग के हिसाब से जो सब्सिडी अवेलेबल थी वो सब्सिडी कंटिन्यू रही। और वो स्क्रैच की सूरत ओवरऑल मैं और बात कर रहा हूँ जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने देनी थी उसकी इस वक्त हमने को 1 बिलियन रुपए के करीब जिम्मेदार की पेमेंट है जो हमारी तरफ ड्यू है। वो इसी हफ्ते इंशाल्लाह हम वो स्क्रैच कार्ड वाली सब्सिडी की जिस तरह बात हो रही है, वो पंजाब का टोटल सब्सिडी प्रोग्राम जो है ये अंडर द स्मार्ट प्रोजेक्ट स्क्रैच कार्ड सिस्टम के ऊपर ट्यून है, और स्क्रैच कार्ड सिस्टम के ऊपर ही, क्योंकि आज डिजिटल दौर है ना जी। अच्छा भुट्टो साहब, एक यहाँ पर और सवाल भी है मेरा, बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आप इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लें, जैसे ही आप सब्सिडी का ऐलान करते हैं मार्केट में वो ब्लैक हो जाती है खाद, कीमतें बढ़ जाती हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, और ये नहीं है सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसके लिए बड़ा आसान हल है।
हमने जो प्राइस मजिस्ट्रेट अनाउंस किए हुए हैं, हम प्राइस जैसे ही प्राइस चेंज होती है, पहले फर्टिलाइजर रिव्यू कमेटी की मीटिंग होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन करती है। 1668 यूरिया प्राइस चल रही थी, 1717 जैसी हुई। ये इस हफ्ते के अंदर जुमे को बहुत डिटेल में इसके ऊपर फेडरल मिनिस्टर ने इसको रिव्यू किया, रीजंस पता किए, हमने वो नोटिफाई किया। हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मजीद वायलेशन जो कंपनी है उसकी ना हो। डीएपी के ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम के अंदर 3 कंपोनेंट सब्सिडी के हैं, एक कॉटन सीड का है, एक वाइट फ्लाई का है और एक फर्टिलाइजर का है। फर्टिलाइजर के अंदर जो पंजाब और फेडरल के साथ या सूबों और फेडरल के साथ वो 70-30 की कमिटमेंट है। उस 70-30 की कमिटमेंट अक्टूबर में अनाउंस हो गई थी, इम्प्लीमेंट हो गई थी। लेकिन आपके इल्म में है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने 2000 रुपये गंदम की प्राइस कर दी और पंजाब गवर्नमेंट की प्राइस का फर्क था, उस डिफरेंशियल की वजह से वो उसमें उसके साथ रही, हाँ रुकावट आ गई और अब वो सब्सिडी पंजाब में आ चुकी है। उसके 975 मिलियन फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए हैं। लेकिन वो अब किसको फायदा हुआ? गन्ना पे तो काश्तकारों ने सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, गंदम यूरिया की जिस तरह आपने बात सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, 150 रेट बढ़ गया। सर जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, गंदम के ऊपर डीएपी की जो डालनी थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपने जो पंजाब गवर्नमेंट ने, बाकी सूबों में नहीं, पंजाब गवर्नमेंट की स्मार्ट सब्सिडी कायम है। लेकिन अब जो फेडरल गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आई है तो डीएपी की सब्सिडी 1000 रुपए है, बहुत जल्द काश्तकार के लिए हो जाएगी, लेकिन होगी उसी स्मार्ट सब्सिडी को जो ई वोचर स्कीम है उसी के तहत है। हाँ ये जरूर बात है कि काश्तकार को इस वक्त इनपुट महंगी मिल रही है, हाँ। और महंगी मिलने के लिए गवर्नमेंट और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर कोशिश कर रही है, इसको भी देख रही है। लेकिन मैं वो बुखारी साहब की पहली बात को कंटिन्यू करता हूँ कि गवर्नमेंट 2 काम कर रही है। एक, हम वेयर हाउस रिसीट सिस्टम के ऊपर बड़ी जल्दी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें अभी बात हुई थी कि हम अपनी प्रोडक्ट कहाँ रखें। वेयर हाउस सिस्टम स्टार्ट बैंक का प्रोजेक्ट है, उसको गवर्नमेंट की कोशिश है कि हम इसको मजीद बेहतर करें ताकि अगर कोई जिम्मेदार मंडी में डायरेक्ट नहीं बेचना चाहता तो किसी मार्केटिंग वाला जो आपका मसला है, मार्केटिंग का जो आपने बात की। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब जुमे वाले दिन लाहौर थे और उन्होंने पामरा की अप्रूवल दी है, आपने कल अखबारों में भी देखा होगा। आप उस पामरा सिस्टम के जरिए लोगों की जो मार्केटिंग इश्यूज हैं उनको सिक्योर किया जा रहा है, जिसके अंदर जो फीसिस हैं उनको नॉर्मल कर दिया गया है, मार्केटिंग सिस्टम को बेहतर कर दिया गया है, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी आई है इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये काश्तकार के जो जिन्स फरोख्त करने के मसाइल हैं वो बहुत सारे हल हो जाएंगे। आप समझते हैं कि मिडल मैन का किरदार खत्म हो जाएगा बुखारी साहब? कम हो जाएगा, ये जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हाँ जी, गुजारिश ये है कि खुदा करे कि इसी तरह हो और गवर्नमेंट ये चीज़ समझ ले कि ज़राअत में ही मुल्क की तरक्की है। जो मेरी बका से जो है वो सनतों का बका है। मैं आपको बताऊं, आप खुदा की कसम, ये किसान वो तबका है जो ना ईद देखता है, ना शबरात देखता है, ना रात देखता है। इफ्तिखार साहब बिल्कुल ऐसे, ये अपने रब पे कामिल यकीन रखता है। ये आप मट्टी हो के दाने को मट्टी में डाल के फिर पल पल जीता है और पल पल मरता है। जब मैं बीज डाल देता हूँ और उसकी कोपलें फूटती हैं, मैं जीता हूँ, और फिर एक दिन जब उसके ऊपर बीमारी का हमला होता है मैं मर जाता हूँ, मेरी आसें उम्मीदें टूट जाती हैं। अभी भुट्टर साहब को पता है ये गन्ने को बीमारी लगी, रता रोग, 1 एकड़ की 300 मन भी नहीं निकले। अब उसके अखराजात तो वही हो गए। मैं कहता हूँ कि किसान को तहफ़्फ़ुज़ दें। आया किसान मेरे पास, उसने कहा मेरी 800 मन कॉटन होती थी, 300 मन हुई। खुदा की कसम रो रहा था। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि इसी तरह बाकी चीज़ें जो हैं, टिड्डी दल आया, हुकूमत जो है वो एक इसको इस तरह से सपोर्ट करे, इंश्योर करे। अगर कोई नुकसान होता है कोई किसान का किसी भी कोई आफात में, तो ये कॉस्मेटिक्स वो इंश्योरेंस की बात बुट्टर साहब ने की कि फसलों की इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंश्योरेंस है। आप और वो जो मैसिव प्रोग्राम है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके देखेंगे तो आपको वो उसका क्राइटेरिया इतना मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को देखे ना, अब इनकी एक लिमिट है, इन्होंने अपनी लिमिट में ही रह के उस इजलास के अंदर बात करना है। ये किसानों को नुमाइंदगी क्यों नहीं देते, किसानों को साथ क्यों नहीं बिठाते? क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं,
जो बात करने वाले वो सो कॉल्ड कोई बुला लेते हो, वहां बिठा देते हो। गुजारिश ये है कि हम तो वो बात करेंगे जो ग्रास रूट लेवल पे है। मुझे तो किताबी बातों देखिए, मैं अगर आपकी इजाजत से क्रॉप इंश्योरेंस बता दूं, शेर रिजवानी साहब आपसे सवाल करूंगा। मैं खाली इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि जी, टॉपिक जी, क्रॉप इंश्योरेंस को अगर आप सिंपल देख लें, क्रॉप इंश्योरेंस इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट का मॉडल है वो ये है कि आपके इस मरकज में, मरकज 40-50 गांव के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। 5-6 यूनियन काउंसिल्स। उसमें अगर किसी फसल की पैदावार जो बेंचमार्क से कम हो तो पूरे के पूरे मरकज के जिम्मेदारों को सपोर्ट किया जाएगा। ये बहुत ही आसान क्रॉप इंश्योरेंस मॉडल है। इसमें जहां जहां जिस फसल का नुकसान होता है उस फसल को सपोर्ट की जा रही है और काश्तकारों के करोड़ों रुपए के क्लेम बन रहे हैं। रिजवानी साहब मैं आपके पास आऊंगा, टाइम थोड़ा है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडी दी जाती है उससे किसान मुतमिन क्यों नहीं होता? जिस तरह किसान बैठे हैं ये कहते हैं हमें नहीं मिल रही, भुट्टो साहब कह रहे हैं कि किसान को सब्सिडी दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है इसमें ऐलान होने के बाद जो उसके अमल दरामद में जो प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं और उसके बाद फंड्स की आपकी डिस्पर्समेंट है उसमें इशू आता है। वो ताख़ीर होने की वजह से ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया और भुट्टो साहब को जवाब देने पड़ते हैं ये चीज़ें। मेरे ख्याल है ये मैकेनिज्म का इशू है, ऐलान के और उसके अमल दरामद में जो गैप आता है वो मिसट्रस्ट क्रिएट करता है और उसके इंप्रेशन को लूज करता है। तो यहाँ हुकूमत को यकीनी बनाना है कि वो एतमाद का फुकदान कैसे खत्म होगा? सर, फुकदान जो है वो ऐसे ही होगा जिस तरह भुट्टो साहब ने कहा कि इक़दामात का ऐलान किया है तो उन इक़दामात पे अमल होना चाहिए। और किसान तो ये वो किसान है, जिस तरह इन्होंने कहा किनोला, ये कहे किसान आपको इतना पैदा करके देगा, ठीक है ना, कि फिर मार्केटिंग का मसला आ जाता है। हम रहमो करम पहले ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन थी, कॉटन कोई अगर कम रेट होता था, भुट्टो साहब को याद होगा कि वो खरीद कर लेती थी, इतनी गांठें जी हम गवर्नमेंटली वो बैलेंस हो जाता था, टीसीपी, वो हाँ टीसीपी। और उसमें जो है इस तरह का निज़ाम जब लाया जाए कि मेरी फसल जो है वो पड़ी ना रहे, वो इन माफियाज की रहमो करम पर ना हो, इसके लिए कानून साजी भी ज़रूरी है। कानून साजी की जाए इस पे और पाबंद किया जाए। मैं यकीन करें कि मैंने ये बात जो है वो हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि अगर गंदम में भी इस तरह से किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाके कानूनन पाबंद किया जाए। और वो जो कहा ना, फमैयामल बिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमैयामल बिस्काल ज़र्रतिन शरइन यरा, जजा और सजा का निज़ाम जो है वो लाया जाए। अब यहाँ पे कोई कुछ कर देता है, कोई वेबसाइट अच्छी नहीं, सही नहीं मिलती, आप कितने को सजा हुए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि दो बातें बुखारी साहब की बात से। एक तरफ वो कह रहे हैं कि गंदम में ना ख़त्म कर दें गवर्नमेंट की खरीदारी को, एक तरफ अभी उससे पहले वो कह रहे थे कि टीसी कॉटन की तरह टीसीपी दरमियान में होनी चाहिए, गवर्नमेंट बायर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लैरिटी हमें भी होनी चाहिए कि कौन सी फसल में आप थर्ड बायर चाहते हैं और कौन सी फसल में नहीं चाहते। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अब थोड़ा सा हम कंफ्यूज होते अच्छा हैं। भुट्टो साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, आप ये जो फुकदान है एतमाद का कैसे खत्म करेंगे? देखिए जी, R&D के जरिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च के जरिए और मैसिव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को अगर पाकिस्तान का एक बड़ा अदारा समझना है तो दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर में जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है इसमें भी उतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और उसके साथ जब आप छोटे जिम्मेदार, क्योंकि अब 90% छोटा जिम्मेदार, उसका ख्याल रखा जाए, कोऑपरेटिव फार्मिंग के सिस्टम के मॉडल आए, साइट स्पेसिफिक मशीनरी हो, जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद टेक्नोलॉजी भुट्टो साहब आपका शुक्रिया, तो बुखारी साहब आपका शुक्रिया, रिजवानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के मेरे मेहमानों ने जिस तरह गुफ्तगू की उससे एक चीज़ बड़ी खुश आइंद है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वो बढ़ रही है। ये अंजम अली भुट्टो साहब ने बताया और दूसरे मेहमानों ने भी उसको सेकंड किया। ये एक अच्छी खबर है हमारे किसानों के लिए, मेरे मुल्क के लिए। और यकीनन जिस तरह एतमाद के फुकदान की बात हो रही है तो वो भी भुट्टो साहब ने उसका हल निकाला है। यकीनन जल्द ही ये एतमाद का फुकदान भी ख़त्म होगा और किसान खुशहाल होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।